स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब का अपनी जगह कहना गलत नहीं है जब वो हमें याद दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजर के यहाँ पहुंची है। ठीक इसी चीज को देखते हुए उस वक्त एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है कायम किया गया, लेकिन जो बुनियादी हकीकत है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर में कायम करें। और मैं सिर्फ पढ़ के ऑनरेबल मेंबर साहब को इतना ही सुनाऊं। सेक्शन 35 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो हमारे ऊपर पाबंदी 2019 के बाद की है। अगर 2019 से पहले के हालात होते तो मैं फटाफट आपकी बात को तस्लीम करता, लेकिन ये हालात 2019 के बाद बने। सेक्शन 35 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provides that if any law made by the Legislative Assembly, either in the state list or in the concurrent list, is repugnant to any law of Parliament, the law made by the Legislative Assembly of the Union Territory shall to the extent of the repugnancy be void, unless such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his or her assent. तो सीधी सी बात है ना, जिस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के बगैर यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सीधा सीधा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेना देना है, जिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहले ही जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी पे अब लागू किया गया है, उसके लिए अब इस असेंबली से फिलहाल इस तरह की लेजिस्लेचर आप ला नहीं सकते हो। हालात बदल जाएंगे तो जैसे मैंने बाकी ऑनरेबल मेंबरों से कहा है, हमारे हालात बदल जाएंगे तो आपको निजामुद्दीन भट्ट साहब इस तरह की लेजिस्लेशन लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भी हुकूमत उस वक्त यहाँ पे होगी वो फटाफट उन तमाम इदारों को वापस लाने का काम करेंगे जो इदारे यहाँ हैं, जो 2019 के बाद रहे नहीं। और उनमें सबसे पहले हमारी जे.एंड.के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगी। लेकिन फिलहाल कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इसको पास करें, इसलिए मेरी इनसे गुजारिश होगी कि वो इसको विड्रॉ कर दें। जनाब स्पीकर साहब, मुझे हाउस एडजर्न होने के बाद अपने ऑनरेबल मेंबर साहब के साथ बैठ के समझने की जरूरत पड़ेगी कि इन्हें कौन सी जरूरत महसूस हुई इस तरह के बिल को लाने की, क्योंकि जो इनके तरफ से प्रपोज हो रहा है वो तो वैसे भी है। फायर विक्टिम्स को गवर्नमेंट के तरफ से रिलीफ जो है दी जाती है, चाहे एनडीआरएफ के तहत, एसडीआरएफ के तहत, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के तहत, रेड क्रॉस के तहत। और जहां भयानक हादसा होता है तो हम गाइडलाइंस को रिलैक्स करते हैं, जैसे इस हुकूमत ने भी 2-3 मरतबा कुछ इलाकों में आग लगी, हमने जो गाइडलाइंस थे उनको रिलैक्स करते जो रिलीफ की तादाद है उसको बढ़ा दिया। तो इस चीज को देखते हुए कि फायर विक्टिम्स के रिलीफ के लिए पहले ही प्रोविजन है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोविजन है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और रेड क्रॉस। हमें नहीं लगता है हुकूमत की तरफ से इस तरह की बिल की कोई ज़रूरत है। तो मेरी ऑनरेबल मेंबर साहब से मोतबाना गुजारिश होगी कि उस बिल को विड्रॉ करें। अगर हमारे एसडीआरएफ के नॉर्म्स में या चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के नॉर्म्स में कहीं पे इनका कोई मशवरा है जिनसे ये इनको लगता है कि फायर विक्टिम्स की हम और ज्यादा मदद कर सकते हैं, वो मैं इनसे सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम खुद कर सकते हैं। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से जो मशवरा आया है एनहांसमेंट को कंसिडरेशन करने का,
मैं इन्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं ज़रूर अपने अफसरों के साथ बैठ के इस पे हम गौर कर लेंगे। पहले तो मैं ये देख लूँगा कि इससे पहले कब एनहांस हुआ, और अगर एनहांस हुआ तो कितना हुआ, और अगर एनहांसमेंट की गुंजाइश है तो ज़रूर हम इस पे गौर कर लेंगे। ठीक, विड्रॉ करें।